न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आज से सुपरफास्ट 100 दोपहर 3 बजे की जगह दोपहर 2 बजे से रोजाना शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। अगले 22 मिनट में आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नड्डा के कहने पर ही एम्स के चीफ विजिलेंस अफसर रहे संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया था। ऐसे में अब नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा देने पर आपने आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने से स्वास्थ्य सेवाओं में लूट और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जेपी नड्डा वो शख्स हैं जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाले की संभावना को बढ़ाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को हटवाने में अहम भूमिका निभाई। हर्षवर्धन जी उनके कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। ऐसे में अब जेपी नड्डा जी को खुद ही कह दिया गया, जाओ लूटो। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर को बढ़ाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को हटवाने में अहम भूमिका निभाई। हर्षवर्धन जी उनके कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। ऐसे में अब जेपी नड्डा जी को खुद ही कह दिया गया, जाओ लूटो। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि शुभ घड़ी में ऐसे आरोपों पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल इस मामले को उठा रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बावजूद भी आपको वो जिम्मेदारी दी गई है। आज शुभ दिन में शुभ बातें करें और हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में उत्तर देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भेजे गए डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में सूत्रों से खबर है कि वो दिल्ली की सियासत में लौट सकते हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और पिछले चुनाव में वो सीएम पद के उम्मीदवार थे। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल शपथ लेने वाले सभी 21 मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए हैं। इसके अलावा कई पुराने मंत्रियों के विभागों में भी भारी फेरबदल किया गया है। मंत्रालयों में फेरबदल की बातें करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है। हर्षवर्धन को अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान का मंत्रालय दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा माने जाने वाले सुरेश प्रभु को रेल जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रभु को शिवसेना से बीजेपी में लाकर मंत्री बनाया गया। पहले रेल मंत्रालय सदानंद गौड़ा के पास था। सदानंद गौड़ा से रेल जैसा अहम मंत्रालय लेकर उन्हें कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कानून मंत्रालय पहले रविशंकर प्रसाद के पास था, जिनके जिम्मे संचार और आईटी मंत्रालय बरकरार रहेगा। उम्मीद के मुताबिक रक्षा मंत्रालय मनोहर पर्रिकर को मिला है, जिन्हें गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर केंद्र में लाया गया है। रक्षा मंत्रालय पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास अतिरिक्त प्रभार की तरह था। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय नितिन गडकरी के पास अतिरिक्त प्रभार की तरह था। अब यह मंत्रालय गडकरी से लेकर कल शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को दे दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जगह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजा गया है। ये मंत्रालय पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार की तरह देख रहे थे। जितेंद्र सिंह पीएमओ के राज्य मंत्री बने रहेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली से भले ही रक्षा मंत्रालय का भार ले लिया गया हो, लेकिन उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पहले प्रकाश जावड़ेकर स्वतंत्र प्रभार की हैसियत से ये मंत्रालय देख रहे थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर बंडारू दत्तात्रेय को दिया गया है। बंडारू स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री की हैसियत से श्रम रोजगार मंत्रालय देखेंगे। तोमर के पास खनिज इस्पात मंत्रालय बरकरार रहेगा। अरुण जेटली ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का प्रभार भी संभाल लिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व सूचना प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे। नए रेल मंत्री बने सुरेश प्रभु ने रेल मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे को अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे और ट्रेनों में अपराध पर रोक लगाएंगे। जयंत सिन्हा को वित्त राज्य मंत्री और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार मंत्रालय सौंपा गया है। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों में डॉक्टर महेश शर्मा को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। वहीं राजीव प्रताप रूडी को स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। बिहार से राज्य मंत्री बनाए गए गिरिराज सिंह को माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज मंत्रालय का जिम्मा मिला है। वहीं रामकृपाल यादव को पेयजल और सफाई मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। हंसराज अहीर को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो वहीं सावरलाल जाट को जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पहली बार सांसद बने मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया। यूपी में बीजेपी का दलित चेहरा माने जाने वाले रामशंकर कठेरिया को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया गया है, तो साध्वी निरंजन ज्योति को खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। तो वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपी से राज्यसभा का नामांकन भर दिया है। लखनऊ में इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। नए मंत्रियों की शपथ के बाद आज मोदी कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद ये पहली बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में अब संगठन में भी भारी फेरबदल की तैयारियां हैं। खबर है कि संगठन में सरकार में लाए गए मंत्रियों की जगह अब दूसरे नए चेहरों को मौका मिलेगा। दरअसल कल जिन 21 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें से 5 संगठन में अहम पदों पर काबिज हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर बीजेपी अब इन 5 मंत्रियों की जगह नए लोगों को संगठन में लाने की सोच रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा पहुंचे नए विधायकों ने शपथ ली। बीजेपी के विष्णु सावड़ा ने संस्कृत में शपथ ली। विशेष सत्र 3 दिन तक चलेगा। 12 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद फडणवीस विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में 122 सीटें जीती थी, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ गई है। आज विधानसभा के सत्र के दौरान शिवसेना के विधायक विपक्ष की सीट पर बैठे नजर आए। शिवसेना के मुताबिक उसे बीजेपी के रुख का इंतजार है। शिवसेना नेता नीलम गोरे का कहना है कि ये बीजेपी को फैसला करना है कि उसे शिवसेना का साथ चाहिए या फिर एनसीपी का। उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन शिवसेना और बीजेपी आमने सामने नजर आए। फडणवीस सरकार के मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के फैसले पर शिवसेना ने तगड़ा एतराज जाहिर किया। मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवसेना विधायक हाथ में खास रंग की टोपियां लेकर विधानसभा में पहुंचे। मराठी जितने स्कूल है वो शाळा में पाठशाला में उर्दू सिखाने का निर्णय खड़से साहब ने घोषित किया है, जो किसी भी मुस्लिम धर्म के मंत्री ने किया नहीं था। वो एक कदम आगे डाल के उन्होंने किया है, उसको ये बख्शिश देने के लिए मिलाया है। विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए शिवसेना के विधायक अनोखे अंदाज में नजर आए। सभी ने सिर पर केसरिया साफा बांधा हुआ था। सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर में लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आशीर्वाद भी लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के समर्थन को लेकर अपना रुख साफ करेंगे। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपी ऑफिस में होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राधाकृष्ण विखे को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को विधायक दल का नेता चुने जाने की बात चल रही थी, लेकिन उनके विरोध के बाद फैसला बदल दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस आज विधानसभा में विपक्षी पार्टी होने का भी दावा करने वाली है। कांग्रेस के पास 42 विधायक हैं, जबकि शिवसेना के पास 63 और एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। मुंबई में सीईओ की नियुक्ति पर सीएम की घोषणा पर शिवसेना ने आपत्ति जाहिर करते हुए सामना में संपादकीय लिखा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि फडणवीस सरकार मुंबई की छाती पर सीईओ को लादने का प्रयास कर रही है। यह भी लिखा गया है कि सीईओ के बहाने मुंबई महानगर पालिका को कमजोर करने की कोशिश में है। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा 6 विधायकों एमएस धीर, राजेश गर्ग, वंदना कुमारी, धर्मेंद्र कोहली, हरीश खन्ना, राजू धिंगान और वीना आनंद। राजू धिंगान, धर्मेंद्र कोहली, इन तमाम लोगों के टिकट काट दिए हैं। आम आदमी पार्टी से टिकट कटने के बाद एमएस धीर ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर एमएस धीर ने बीजेपी में जाने की इच्छा जताई है। धीर ने यह भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता एमएस धीर के संपर्क में बीजेपी के कई नेता हैं और लगातार बातचीत हो रही है। धीर ने संभावना जाहिर की है कि बीजेपी कहेगी तो वो साथ देने के लिए तैयार है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी चुनौती दे सकते हैं। बिन्नी ने नई दिल्ली सीट से इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बिन्नी लक्ष्मीनगर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनके बागी तेवर के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब बिन्नी केजरीवाल को उन्हीं की सीट नई दिल्ली से चुनौती देने का मन बना रहे हैं।
बिन्नी ने कहा है कि वो केजरीवाल की पोल खोलेंगे और अगर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े तो केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। नई दिल्ली से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। फरेब और झूठ की राजनीति करते हैं, उनकी जमानत जब्त होना इस बार निश्चित है। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली से जमानत जब्त होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अब गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां के मतदाताओं के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव में वोट देना जरूरी हो गया है। राज्य के नए राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2009 को मंजूरी दे दी है। अब स्थानीय निकायों में वोट नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि दंड कैसा होगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसे लोग डिफॉल्टर वोटर घोषित कर दिए जाएंगे और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। इस विधेयक के जरिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की नई व्यवस्था की गई है। हरियाणा के संत रामपाल आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से मेडिकली फिट नहीं होने का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया गया। 3 डॉक्टर्स की टीम की रिपोर्ट यहां पेश की गई। खबर है कि पुलिस ने रामपाल के भाई को गिरफ्तार किया है। इससे पहले संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर करीब 3500 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा हिसार के बरवाला आश्रम पहुंची थी और उनके हजारों समर्थकों के जमा होने से टकराव के हालात पैदा हो गए। समर्थकों का कहना है कि संत रामपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा सकती। समर्थक हथियारों के साथ सतलोक आश्रम में डटे हुए हैं। हरियाणा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल पर 2006 में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या का केस दर्ज है, लेकिन कोर्ट के बार नोटिस भेजने के बावजूद उन्हें निजी तौर पर हाजिर नहीं किया गया है। अब तक चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को 10 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था, जिसके बाद पुलिस ने कई दिनों से उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी शुरू की, जिसे देखते हुए बरवाला में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को बड़ा झटका लग गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के करोल बाग में आसाराम के आश्रम को तोड़ने का आदेश दे दिया है। दरअसल दिल्ली की करोल बाग में आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण करवाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, जिसकी जांच के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाराम के इस आश्रम को तोड़ने का आदेश दिया है। अदालत में पेश नहीं होने के चलते डीएमके सांसद कनिमोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है। कनिमोई के वकील ने माफी मांगने पर कोर्ट ने उन्हें मोहलत दी है। दारुल उलूम देवबंद पीएम के सफाई अभियान के समर्थन में खड़ा हो गया है। दारुल उलूम के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम ने सरकार को सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के रावल गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया है। हेमा मालिनी ने बताया कि ये राधा का गांव है, मुझे पहले पता नहीं था कि इसी गांव को गोद लूंगी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होनी है। इस मामले पर बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें आईसीसी चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद मैयप्पन आरोपी हैं। दिल्ली की एक अदालत करीब 39 साल पुराने रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आज फैसला सुना सकती है। 1975 में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की बिहार के समस्तीपुर में हत्या कर दी गई थी। बिहार के नालंदा में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रोग्राम के दौरान ही लोगों ने कुर्सियां फेंकने और तोड़ने की शुरुआत कर दी। बिहार के मंत्री सरवन कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार की मौजूदगी में लोगों ने हंगामा किया। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने बब्बर खालसा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बम बनाने का सामान और हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसने आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक कागज फैक्ट्री में आग लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स की स्थिति गंभीर है। मरने वालों में फैक्ट्री मालिक का बेटा और 2 रिश्तेदार शामिल हैं। बेगमपुर इलाके की इस फैक्ट्री में कागज के दोने और प्लेटें बनाने का काम होता है। रात में फैक्ट्री में कई लोग सोए हुए थे। सुबह करीब 3:30 बजे फैक्ट्री में अचानक आग लगी, जिससे सोए हुए लोग इसकी चपेट में आ गए। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 70 साल के बुजुर्ग कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कारोबारी अपनी दुकान से 6 लाख रुपए लेकर छिपीवाड़ा वाले घर गए थे, वहीं कमरे के अंदर से इनकी लाश मिली। कारोबारी वीर सेन जैन की बेटी के मुताबिक उसने कातिलों को देखा। जब वो घर पहुंची तो उसके पिता की लाश सोफे पर पड़ी थी। 2 लोग वहां खड़े थे, उसे देखते ही दोनों से धक्का देकर फरार हो गए। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में चोरों ने एक केमिस्ट शॉप में लाखों रुपए की चोरी की। दुकान में रखे कैश और 4 मोबाइल फोन पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।
राजस्थान के राजसमंद में पंचायत के फरमान पर एक विवाहिता को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। लोगों ने पहले महिला को पीटा, उसके बाल काटे और फिर चेहरे पर कालिक पोत दी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने उसकी 1.5 महीने की बच्ची को मारने की धमकी देकर गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के यमुनानगर में 3 लड़के यमुना नदी में बह गए। इनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच है। डांस क्लास खत्म होने के बाद तीनों यमुना नदी के पास गए थे। घटना से घर वाले सदमे में हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस वालों ने एक ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। चेकिंग के दौरान ये ऑटो ड्राइवर पुलिस को गाड़ी का कागज दिखाने में आनाकानी कर रहा था। झारखंड के रामगढ़ में 6 लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने दुकानदार पर पिस्तौल तानी और करीब 2 करोड़ के जेवरात लूट कर ले गए। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। लूटपाट को अंजाम देने के बाद बदमाश गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। डीडीए हाउसिंग स्कीम का आज और कल ट्रायल ड्रॉ होगा। अगर ये ट्रायल कामयाब रहता है तो फिर 12 नवंबर को फाइनल ड्रॉ निकाला जाएगा। आवास योजना 2014 के लिए डीडीए को 10 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक महिला ने चलती डीटीसी बस में बच्चे को जन्म दिया। महिला की स्थिति गंभीर देखते हुए बस ड्राइवर ने रूट बदलकर अस्पताल के पास बस रोक दी। महिला और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के विरार में एक गांव से 9 फीट लंबा अजगर मिला। घर के अंदर अजगर मिलने से लोगों में खलबली मच गई। खबर पाकर सर्पमित्र मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। झारखंड की रांची में पुलिस ने चूहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सुखदेव नगर पुलिस के इंस्पेक्टर ने आवेदन देकर कहा है कि चूहों ने मालखाने में कई सामान और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। डीआईजी ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं सूरत हवाई अड्डे पर एक हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रशासन इन दिनों मिशन बफेलो चला रहा है। मिशन बफेलो के तहत हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डे के इलाकों में मौजूद भैंसों को एक एक करके ढूंढा जा रहा है। इस मिशन में 4 भैंसें मिल भी गई हैं। दरअसल सूरत हवाई अड्डे के रनवे पर एक विमान से भैंस टकराई थी। हादसे में विमान का इंजन टूट गया था। उस वक्त विमान में करीब 150 मुसाफिर मौजूद थे जो कि बाल बाल बच गए।